नमस्कार भैया। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हैं और ज़बरदस्त हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे ध्यान है मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मेशन ऑफ स्टार वाला टॉपिक पूरा करा दिया था। है याद आप लोगों को? मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मेशन ऑफ स्टार। फॉर्मेशन ऑफ स्टार कि भैया तारे कैसे बनते हैं और तारों का जो रंग होता है वो तारों की उम्र बताता है ना। तारों का रंग तारों की उम्र जो है डिफाइन करता है। लेकिन अब आप अगर हमारी आकाशगंगा में देखें, ब्रह्मांड में देखें, तो तारों से अलग भी कुछ और पिंड भी होते हैं। एक मिनट पहले थोड़ा सा प्रीफेस देख लीजिए। प्रीफेस मतलब ताकि समझ में आए कि क्या होता है। भाई एक तो बड़ी कॉमन चीज हो गई तारे, है ना। तारे हो गए, फिर ग्रह हो जाते हैं, फिर उपग्रह हो जाते हैं। कि हाँ सर ये तो बड़ी कॉमन सी बातें हैं, ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं। लेकिन इससे अलग भी कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है और ये आपको पता होना चाहिए कि वो क्या क्या होते हैं। कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी होते हैं, अन्य पिंड भी मौजूद होते हैं, कुछ अदर बॉडीज भी अवेलेबल होती हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। क्या होते हैं साहब? देखिए, उसमें से एक चीज होती है जिसे हम धूमकेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? धूमकेतु। धूमकेतु कॉमेट्स। एक होती है पुच्छल तारा, एक होता है पुच्छल तारा। पुच्छल तारे को जनरल भाषा में शूटिंग स्टार भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? शूटिंग स्टार। आज इसकी मैं एक बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। शूटिंग स्टार। और एक होते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। ये तीन चीज भी होती हैं। आज एक एक करके हम पहले इन तीनों को ही डिस्कस कर देंगे, ठीक है। नमस्ते, नमस्ते भैया। ठीक है, ठीक है। धूमकेतु, पुच्छल तारा और क्षुद्र ग्रह। आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, धूमकेतु क्या होता है। व्हाट इज धूमकेतु? ठीक है, धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु 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 या कोमेट्स किसे कहते हैं? हेडिंग डाल लीजिए, धूमकेतु क्या है। धूमकेतु भैया पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए। ये सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए पिंड हैं। सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए पिंड हैं। घूमते हुए पिंड हैं। एक मिनट, जब मैं इसको समझा रहा हूं तो आपको कुछ बातें एकदम ध्यान से समझनी है। द बॉडीज revolving around the sun, revolving around the sun। सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए पिंड। बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। यहां पर जो बात ध्यान रखने की है कि जैसे ये बॉडी सूर्य के चारों तरफ घूम रही हैं, इनका पाथ इलिप्टिकल होता है, परवलयाकार पथ में घूमती हैं। कौन सी? इनका जो पाथ है, इनका जो मार्ग है
इनका मार्ग परवलयाकार होता है। क्या होता है साहब? परवलयाकार, मतलब इलिप्टिकल। ये इलिप्टिकल घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? इलिप्टिकल, समझे? अब आप पूछोगे सर, अगर कोई चीज सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, मान लीजिए कि हम इसको ये सन मान लें, ये सन है और इसके चारों तरफ घूम रही है। हम ये मान लेते हैं कि एक चीज है जो इसके चारों तरफ घूम रही है और सर परवलयाकार है, इस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है। तो बात तो आपकी सही है, लेकिन फिर तो ये ग्रह हो जाना चाहिए, क्योंकि सर ग्रह की परिभाषा भी तो यही है कि सूर्य के चारों तरफ घूमे, एक सर्टेन ऑर्बिट में घूमे और इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमे। मैंने कहा हाँ भाई, बात तो सही है, जैसे कि ग्रह घूमते हैं, है ना, कि सर ग्रह भी तो ऐसे ही घूमते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ग्रह घूमते जरूर हैं परवलयाकार में, धूमकेतु भी घूमता है परवलयाकार में, लेकिन ग्रह और कोमेट में बेसिकली अंतर यह है कि कोमेट का साइज पैटर्न जो होता है वो ग्रहों की अपोजिट, मतलब उल्टा पुल्टा होता है। नोट करके लिखिएगा, ये ग्रह नहीं है, नोट, लेकिन ये ग्रह नहीं है, लेकिन यह ग्रह नहीं है, लेकिन ये ग्रह नहीं है। दीज आर नॉट प्लैनेट्स, दीज आर नॉट प्लैनेट्स। ये क्या नहीं है साहब? ये ग्रह नहीं है। ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि इन कारण, इसका कारण भी लिख दीजिए। कारण है ग्रहों की शेप लगभग गोलाकार होती है, इनकी आकृति इर्रेगुलर होती है, अनियमित है, अनियमित है। ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? इर्रेगुलर शेप के। आप डायग्राम से भी इस बात को स्पष्ट कर सकते हो कि जो ग्रह होता है वो लगभग गोलाकार होता है। इसे आप कह सकते हो कि साहब ये ग्रह है, ये क्या है? ग्रह। लेकिन ऐसा ही कोई चीज अगर घूम रही है चारों तरफ, मान लेते हैं कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा है, कुछ ऐसा, ये धूमकेतु हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया धूमकेतु, जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तुम्हें दिखाई दे रहा है। ग्रह गोल होता है। ग्रह क्या होता है? ग्रह होता है गोल, लेकिन धूमकेतु इर्रेगुलर पैटर्न के होते हैं। वो भी वैसे ही घूमते हैं जैसे कि ग्रह घूमते हैं, लेकिन इन्हें ग्रह नहीं कह सकते, इनका पैटर्न इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर पैटर्न। कैसा पैटर्न है? ये इर्रेगुलर साइज के होते हैं। और जबकि ग्रह क्या होता है? ग्रह लगभग गोलाकार होता है, लगभग गोलाकार। यस और नो में कमेंट करके बताइए कि सर बात समझ में आई। इलिप्टिकल क्या है? परवलयाकार, परवलयाकार। बात समझ में आ गई? ये क्षुद्र ग्रह है, ओ सॉरी, ये धूमकेतु हो गया। ये क्या हो गया? धूमकेतु। अब मैं आपको अंतर बता दिया कि धूमकेतु भी वैसे ही घूमता है, दोनों साथ में नहीं, जरूर नहीं है साथ में घूमे, लेकिन सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। बेसिकली अंतर यह है, तुम उसका उसका साइज देखो, उसकी शेप देखो। ग्रह लगभग गोलाकार दिखाई देगा, लेकिन वो आपको गोलाकार दिखाई नहीं देगा, है ना, इस तरीके से घूमते हैं। आइए, ठीक है, बात समझ में आई? तो ये धूमकेतु है। अब क्या होता है? धूमकेतु के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखिए, मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के माध्यम से मैं लिखूंगा भी उसको। हम इसको सन मान लेते हैं। ये रहा सन, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ कोई धूमकेतु घूम रहा है। तो होता क्या है कि सरकार, ये जो धूमकेतु होता है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना लो, इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा। ये धूमकेतु है। तो धूमकेतु जब सूर्य से दूर होता है, जब सूर्य से दूर होता है तो इसके मुख पर गैसें जम जाती हैं। क्या जम जाती हैं? गैसों का जमाव। किसका जमाव है ये?
ये गैसों का जमाव है। ये क्या हुआ? ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है। ऑर्बिट कैसा होगा सर? इलिप्टिकल होगा। कैसा होगा सर? इलिप्टिकल, इसी तरीके से घूमेगा, इसी तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमेगा, है ना। ऑर्बिट वैसा ही होना है। देखिए, अब जब इसके मुख पर गैसों का जमाव होता है तो जब ये सूर्य से दूर होता है, देखिए धूमकेतु, धूमकेतु जब सूर्य से दूर होता है, सूर्य से दूर होता है तो उस पर गैसों का जमाव हो जाता है, गैसों का जमाव हो जाता है। क्या हो जाता है? गैसों का जमाव। नहीं बात समझ में आई? सर फिगर क्लियर नहीं हुआ। कैसे साइज? इरेगुलर का मतलब होता है जैसे ग्रह होते हैं ना, ग्रह लगभग गोलाकार होते हैं, लेकिन ये गोलाकार नहीं होता है, ठीक है। गैसों का जमाव हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, जब धूमकेतु, जब धूमकेतु सूर्य के नजदीक आ जाता है, किसके नजदीक आ जाएगा? सूर्य के नजदीक। When the comet is closer to sun, जब ये सूर्य के नजदीक आ जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों, जब ये सूर्य के नजदीक आ जाएगा तो यहां से जो इसका इर्रेगुलर पैटर्न है, ये यहां से जो गैसें हैं, वो गैसें, चूंकि ये गैस थी, अब सूर्य की गर्मी इन गैसों पे लग जाएगी। भाई ये गैसें क्या होंगी? इन गैसों पर सूर्य की क्या लग जाएगी? गर्मी। और सूर्य की गर्मी से ये गैसें पीछे की तरफ जाने लगेंगी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। भाई ये क्या हो गई है? ये गैसों की गर्मी, ये गैसों का गर्मी पाकर पीछे जाना, गर्मी पाकर पीछे जाना। अब जब ये पीछे जाएगा तो ये एक पूंछ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूंछ, जिसे टेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल। नहीं बात समझ में आई? एस्ट्रॉइड्स क्या होता है वो बताएंगे बेटा, अभी वो एस्ट्रॉइड्स इससे अलग हैं। अब जैसे ही सूर्य की गर्मी इस पे लगेगी तो ये पीछे की तरफ इसकी पूंछ बन जाएगी, और जिसे पूंछ बनने की जब नजदीक जाएगा तो क्या पॉइंट निकलेगा? गैसों की पूंछ, गैसों की पूंछ बन जाएगी। दैट इज पुच्छल तारा। इसीलिए इसको पुच्छल तारा कहते हैं। बन गई नहीं बन गई बेटा? देखो ये पूंछ बन गई। अब जब सूर्य की गर्मी इस पे पड़ेगी तो गैसेस पीछे की तरफ भागने लगेंगी और इसकी पूंछ जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसीलिए इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। और ये जो हिस्सा हो जाता है इसे कोमा कहते हैं, इसे हेड या कोमा कहा जाता है। क्या कहते हैं? हेड या कोमा। समझे? तो इस धूमकेतुओं क्या कहा जाता है? धूमकेतुओं को पुच्छल तारा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये सूर्य के नजदीक पहुंचते हैं तो इनकी पूंछ जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए ये पुच्छल तारा है। ठीक है, वो क्यों होता है? गैसों की गर्मी के कारण। ये जो गैस इसके मुंह पे लगी हुई है, ये गैस बड़ी खतरनाक किस्म की भी हो सकती है ना। गैस बड़ी खतरनाक किस्म की भी होती हैं। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार जो धूमकेतु है, जो कोमेट्स है, उसके दो भाग हैं। उसके दो भाग हैं। पहला है टेल, जो कि गैसों की वजह से बना। दूसरा हिस्सा है कोमा, कोमा या हेड।
समझे आप? ठीक है, ये बिल्कुल दो भाग इसके बन गए हैं। अच्छा, मेरी एक बात और ध्यान से सुनो। हम अगर ये मान लें कि जब ये पुच्छल तारा घूम रहा था, पुच्छल तारा अगर घूम रहा था, यहां पर इस जगह पर मान लीजिए कि कोई ग्रह आ जाए, यहां पर कोई ग्रह भी आ जाए, इस तरीके से मान लेते हैं कोई ग्रह यहां पर आ जाए, तो ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस कहां घुस जाएंगी? ये गैस कहां आ जाएंगी? सर ये गैस तो फिर इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में घुस जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पुच्छल तारे को इसे पुच्छल तारा ही कहते हैं, मोहम्मद अल्तमाश जी। ठीक है, नहीं समझे? तो ये गैसेस कहां घुस जाएंगी? ये इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में घुस जाएंगी। और कई बार आप देखते हैं कि अचानक से किसी हमारी धरती पर कई बार महामारी पनप जाती है। लोग पूछते हैं कि ये बीमारी कहां से आ गई? तो इस बात की पूरी संभावना होती है कि कोई छोटा मोटा पुच्छल तारा हमारी पृथ्वी के आसपास से गुजर गया तो ये सारी गैसेस हमारे वायुमंडल में आ जाएंगी और पता नहीं चलेगा कि ये महामारी फैली तो फैली क्यों, अचानक से कोई महामारी आ जाती है ना? ये ध्यान रखिए। थैंक यू पूजा, समझ में आ गई दिलशाद जी? तो अगर कोई ग्रह है तो ये सारी गैसेस उसके एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं और अचानक से आप किसी महामारी का सामना करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए ये पुच्छल तारा कैसे घूमता है? सर परवलयाकार घूमता है, जैसे कि ग्रह घूमते हैं। अगली बात, सर ग्रह है नहीं, क्योंकि ग्रह रेगुलर शेप के होते हैं, ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं। फिर जब ये सूर्य के पास पहुंचते हैं, क्योंकि परवलयाकार पथ है, तो एक बार ये सूर्य के पास जरूर पहुंचेंगे, तो ऐसे में गर्मी पाकर मुख पर जो गैसें हैं वो गैसें पीछे की तरफ भागने लगेंगी। भागने से एक पूंछ बन जाती है जिसे टेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे टेल कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए साहब, क्लियर है? देखो क्लियर हो गई? चलो देखिए, एक धूमकेतु है, एक धूमकेतु जिसका नाम हेली है। जिसका नाम हेली है। कौन सा धूमकेतु है? हेली। ये प्रत्येक 76 वर्ष बाद, प्रत्येक 76 वर्ष बाद पृथ्वी से दिखाई देता है। यह प्रश्न आया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, क्या इस बात की कोई संभावना है कि धूमकेतु पृथ्वी से आकर टकरा जाए? ठीक है, क्या इस बात की कोई संभावना है कि कोई धूमकेतु पृथ्वी से आकर टकरा जाए? यस और नो बताइए। टेल को पूछ कहते हैं बेटा अमन। क्या इस बात की संभावना है कि कोई धूमकेतु अभी पृथ्वी से आकर कोई टकरा जाए? देखिए, टकराने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी भी घूमने की स्पीड, नमस्ते जी, इसकी जो पैटर्न है वो भी फिक्स होता है। हेली कॉमेट्स is visible after 76 year from Earth। ठीक है, और याद रखना कि अब यह 2062 में दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा। पता नहीं हम तो जिंदे रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि जब ये पहले दिखाई दिया था तब भी हम नहीं थे, हैं? तो आई थिंक ये 1986 में ये दिखाई दिया था लास्ट टाइम, तो उसमें 76 जोड़ दीजिए आप, 76, तो 2 6 और 2 0, 2062 में दिखाई देगा, है ना? ठीक है, जब धूमकेतु सूर्य के नजदीक हो के आगे लिखवाओ, जब धूमकेतु सूर्य के, है ना, समझे? तो ये है साहब धूमकेतु, ये धूमकेतु है। एक ऐसा ही धूमकेतु हेली है। कौन सा है साहब? ऐसा ही एक धूमकेतु हेली को जरूर याद रखना। ये हेली जो है पेपर में बहुत बार पूछा गया है। कौन सा कॉमेट है? ये हेली कॉमेट है जो पूछा जाता है।
1986 में दिखाई दिया था, 76 साल बाद, ठीक है, दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो ये है जी धूमकेतु। अब हेडिंग डालिए उल्कापिंड, या जिन्हें पुच्छल तारा भी कहते हैं। हेली धूमकेतु, अगली हेडिंग डाल लीजिए पुच्छल तारा और धूमकेतु या उल्कापिंड, क्या बोल रहे हैं, उल्कापिंड। उल्कापिंड हेडिंग डाल लीजिए, उल्कापिंड। द नेक्स्ट इज उल्कापिंड। उल्कापिंड, 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 मेट्रॉइड्स। ठीक है, टाइगर मूवी में दिखाया था। अच्छा बेटा, ज्योग्राफी की तो क्लास हो रही है, कह रहे हैं ज्योग्राफी क्लास नहीं हो रही है, ज्योग्राफी की क्लास। हाँ, उल्लू का पिंड, एक कह रहा जी उल्लू का पिंड उल्का पिंड। चलो देखिए क्या होते हैं उल्का पिंड। ये भी ब्रह्मांड में घूमने वाले एक पिंड है। ब्रह्मांड में घूमने वाले पिंड हैं। ये भी ब्रह्मांड में घूमने वाले पिंड हैं। These are the also bodies revolving in universe, जो घूम रहे हैं इन यूनिवर्स। अब देखो पहली बात को ध्यान रखोगे तो तुम्हें ये सारी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, तो क्या ये भी धूमकेतु हैं? ना, धूमकेतु, ठीक है, बिल्कुल हेल्पफुल होगा उदय जी, बिल्कुल हेल्पफुल होगा। हम हमेशा से वही कोशिश करते हैं, बिल्कुल हेल्पफुल होगा। आप कोई पेपर देने जाइए, हम कुछ नहीं छोड़ते हैं, हम पर्टिकुलर अपनी गारंटी ले सकते हैं, बाकी किसी की नहीं। ठीक है, ये घूमने वाले पिंड हैं, लेकिन ये धूमकेतु नहीं है। ये क्या नहीं है? धूमकेतु नहीं है। क्या अंतर है जी उनमें? भैया धूमकेतु पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा था, इनकी घूमने की कोई दिशा नहीं होती। ये किसी निश्चित पथ पर नहीं घूमते हैं। किसी निश्चित पथ पर नहीं घूमते। Its path is not fixed, not fixed। ये कोई निश्चित पथ पर नहीं घूमते। अब देखो, चूंकि ये इनका पथ निश्चित नहीं है, तो होता क्या है कि जैसे ये अर्थ हुई, हम 1 मिनट के लिए अर्थ बना लें, ये रही अर्थ। अब जब ये अर्थ हो गई, ये हो गई अर्थ, ये हो गया अर्थ के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर हो गया। और जब इनका कोई पथ निश्चित नहीं है ना, जब उनका कोई रास्ता निश्चित ही नहीं है, तो आदित्य बाबू ये क्या करेंगे? ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं। ये क्या है? ये है पृथ्वी का वायुमंडल। ये पृथ्वी का वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। और ये कई बार एंट्री कर जाते हैं, किसमें? ये कई बार एंट्री कर जाते हैं इसके अंदर, ऐसे ये इसमें घुस जाते हैं, घुस गए अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ये घुसेंगे, जब वायुमंडल, तो वायु तो गैसें हैं, तो इसका सामना गैसों से होता है। ठीक है, इसका सामना गैसों से होता है। जब गैस से होगा, जल के खाक। जब गैस से होगा तो जल के क्या हो जाएंगे? देखा होगा ना, अरे पार हो गया।
ये जलकर खाक हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि लगता है कोई तारा टूट गया है। क्या हो गया है? तारा टूट गया है। तो ये किसी चूंकि निश्चित पथ पर एक्चुअल में घूमते नहीं है, तो ये वायुमंडल में घुसकर, पृथ्वी के वायुमंडल में घुसकर जलकर खाक हो जाते हैं, है ना। सर जी आप विवेक बिंद्रा जैसे लगते हो। अच्छा, पृथ्वी के वायुमंडल में खाक हो जाते हैं। कई बार पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर राख हो जाते हैं। जलकर क्या हो जाते हैं? राख। ये एंटर्ड इन द एटमॉस्फेयर, एंटर्ड इन द एटमॉस्फेयर एंड बिकम ऐश। राख हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? राख हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें शूटिंग स्टार कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसी स्थिति में इन्हें शूटिंग स्टार कहते हैं। तभी लोग कहते हैं कि ये टूटता हुआ तारा है। शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा। नई बात समझ में आई है ना। इसकी आकृति कैसी होती है? कैसी भी हो सकती है। खत्म, द एंड, टाटा बाय बाय, गया। तो ये घुसकर राख हो जाते हैं जैसे वायुमंडल में घुसते हैं। ठीक है, जलकर राख होते हैं। इस चीज को एक पॉइंट आप लिख सकते हो, वैसे अपनी कॉपी में नोट करना बेटा इस चीज को। घुसने के बाद इनका घर्षण होता है गैसों के घर्षण से। कैसे होता है? गैसों के घर्षण से। गैसों के घर्षण से, ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ गैसेस। ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ गैसेस, गैसों का घर्षण लगता, जलकर हो जाते हैं राख और फिर कहलाते हैं टूटते तारे। गिरते कहां? अरे जब फैल जाती है राख, अब कहां गिरेगा? जो जलकर राख हो गया, वायुमंडल को छोटा मोटी चीज तो है नहीं, वो राख ऊपर ही फैल जाती है। ठीक है, अच्छा सर बात तो सही है आपकी। आपने कहा कि ये शूटिंग स्टार है, जलकर राख हो गया, लेकिन गुरुजी कुछ आकृतियों में बड़े बड़े होते हैं। मैंने कि हाँ भैया होते तो हैं, तो वो तो जलते नहीं होंगे। मैंने कि हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं। आइए इस बात पे चर्चा करें। टूटता तारा, विश पूरी होती है। हाँ वो एक फिल्म भी है ना, लड़का बड़ा अनजाना है लड़की बड़ी अनजानी है, कुछ ऐसा करके है। तो वहां से जो होता है, देखिए क्लियर हो गई बात। देखिए तो अगर आपने उल्का पिंड को देखा तो एक बात तो क्लियर हुई, अगर आपने उल्का पिंड को देखा तो क्या बात क्लियर हुई? सर पहला तो स्थिति यह हुई कि वायुमंडल में जलकर राख हो जाए। वायुमंडल में जलकर राख हो जाए। क्या हो जाए? जलकर राख, है ना। आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो क्योंकि मेजुत नहीं बोलते मूवी। क्या कह रहे गुरमनीश, क्या पूछ रहे हो? पूछो पूछो पूछो। वायुमंडल में जलकर राख हो जाते हैं और यहीं से मैंने आपको बताया कि यहीं से इसे नाम दिया गया शूटिंग स्टार। चलो मेरे प्यारे साथी, कई बार इन उल्का पिंडों में चूंकि जब जल रहे हैं तो ब्लास्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्लास्ट हो सकता है, बहुत तगड़ा। हाँ कई बार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हाँ जो भी है उस फिल्म में दिखाया है ना। कई बार इनमें विस्फोट हो जाता है। कई बार इनमें क्या हो जाता है? विस्फोट।
हम्म, कई बार को क्या लिखेंगे? देयर इज ए एक्सप्लोजन। कई बार इनमें एक्सप्लोजन हो जाता है, और जब इनमें एक्सप्लोजन हो जाता है तो याद रखिएगा, ये जो एक्सप्लोजन हो रहा है इसको बोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलाइड। तो कमेंट करके बताइए बोलाइड क्या है। कि सर जब उल्का पिंड फट जाए, समटाइम्स, है ना, मैनी टाइम, समटाइम्स ए एक्सप्लोजन ऑकर्स। कई बार ये जब आते रहते हैं ना, ब्लास्ट हो जाता है। जब ब्लास्ट हो जाता है तो उसे बोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलाइड। अब एक और स्थिति पर गौर फरमाने की जरूरत है। क्या है वो स्थिति? कई बार ये इतने बड़े होते हैं कि ये जल नहीं पाते। कई बार ये इतने बड़े होते हैं कि जल नहीं पाते। कई बार आकार में बड़े होते हैं। समटाइम्स these are big in size। कई बार होता क्या है कि ये आकार में खूब बड़े होते हैं, और चूंकि आकार में जब ये खूब बड़े होते हैं तो ये जल नहीं पाते, और जब जलेगा नहीं तो ये पृथ्वी से टकरा जाते हैं। ठीक है सर, आप ये सब खान सर की बुक से पढ़ा रहे हो। अच्छी बात है, हैं? अच्छा, कई बार आकार में बड़े होते हैं तो जलकर राख नहीं होते। जलकर राख नहीं होते और पृथ्वी से टकरा जाते हैं। और पृथ्वी से टकरा जाते हैं। स्ट्राइक फ्रॉम अर्थ। पृथ्वी पर आके धूम से गिर जाएंगे ये स्थिति क्या है? ये क्या स्थिति है? तीन बातें समझ में आई। जलकर राख हो गया तो टूटता हुआ तारा, विस्फोट हो जाता है, बोलाइट कहते हैं। कई बार आकार में बड़े होते हैं तो जलकर राख नहीं होते और पृथ्वी से टकरा जाते हैं। देखिए साहब, क्या होता है जब उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा जाते हैं? चलो साहब, साहब हैं सभी लोग। बच्चों को साहब कह के साहब का ही तो एहसास कराना, क्योंकि बनना तो इन्हें साहब ही है। अगर राजा के घर में राजा के बेटे को कोई शहजादा नहीं कहेगा, दुनिया कैसे शहजादा मानेगी? क्यों भाई बच्चों? चलिए, उल्का पिंडों का पृथ्वी से टकराना। पृथ्वी से टकराना। मान लेते हैं कि उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा गए हैं। देखिए साहब, जब ये पृथ्वी से टकरा जाते हैं, ये मान लेते हैं कि हम ये पूरी पृथ्वी है, और इस तरीके से जब इससे टकराएंगे ये, तो इसमें गड्ढा हो जाएगा। है ना? ये पृथ्वी रही और इस पृथ्वी में इस तरीके का गड्ढा हो जाएगा।
क्या हो जाना है साहब, एक गड्ढा हो जाएगा। ये जो गड्ढा है इसे क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर। धूम से टकराया तो इसमें क्रेटर बन जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, क्रेटर हो, एक गड्ढा बन जाएगा जिसे क्रेटर कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर क्या बन जाना है, एक गड्ढा बन जाएगा। देयर विल बी ए क्रेटर। देयर विल बी ए क्रेटर ऑन अर्थ। ऑन अर्थ, है ना, गड्ढा बन गया। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जब पटना है, कितना प्यारा लग रहा था, जैसे कि इसमें एंट्री मारते ही उसी तरह लव यू, धन्यवाद। और पटना से जो बच्चे हैं, कल हमारे घर परिवार तक में चर्चा है, पटना के जो बच्चे हैं उनके प्यार की हमारे घर परिवार तक में चर्चा हो रही है इस चीज़ की, है ना। जो वीडियो बच्चों ने देखी, जो हमारे घर को ने देखी, उन्होंने कहा कि मैंने, देखिए मैं अतिशयोक्ति वाली बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं जब मतलब ऐसा कुछ नहीं कहूँ, बताऊँगा कि जो तुम्हें लगे नहीं नहीं सर ये तो बनावटी बात है। बनावटी नहीं, हम कुछ ही शहरों की तारीफ करते हैं, पटना में बढ़िया शहर लगा, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होगा सरकार, इसमें पानी भर जाएगा तो ये लेक का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें भर जाएगा पानी, तो ये क्या हो जाएगा, पानी भरने के बाद एक लेक बन जाएगी, एक झील बन जाएगी। क्या बन जाएगी, झील। तो देयर विल बी ए क्रेटर ऑन अर्थ, और याद रखना कि बाद में इसमें पानी भर जाएगा। बाद में क्या भर जाना है, बाद में इसमें पानी भर जाएगा। बाद में इसमें पानी भर जाएगा और झील का निर्माण हो जाएगा, और झील का निर्माण होगा। झील का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ए लेक, formation of a lake after filling of water। आफ्टर फिलिंग ऑफ वाटर। याद रखना दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी झील नामीबिया में पड़ती है, बेरिंगर में। हाँ, लोनार तो इंडिया में एग्जाम्पल हो गया, लोनार का तो इंडिया में एग्जाम्पल है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी झील जो है ऐसी, वो कौन सी है साहब, दुनिया की सबसे बड़ी झील, इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण, बेरिंगर ऑफ नामीबिया। बेरिंगर ऑफ नामीबिया, नामीबिया। लोनार ऑफ इंडिया, लोनार ऑफ इंडिया। नामीबिया की बेरिंगर झील कौन सी है, बेरिंगर, और एक झील है लोनार। क्या है, लोनार, ठीक है, समझे। सर आई हैव कवर्ड जियोग्राफी यूपीएससी कोर्सेज बट देयर इज द ओनली हाई फी। वो तो हम पहले दिन से बोलते आए हैं, सिर्फ लूटने का जमाना हो गया है। तो दुनिया की जो अफ्रीका में नामीबिया में पड़ती है बेरिंगर, ऐसी सबसे बड़ी झील है, और लोनार भारत की ऐसी झील है। कुछ पॉइंट आपको जो एकदम खुद से याद रखने हैं, कैसे कि मान लीजिए अगर ऐसी कोई झील बन गई है, कान्हा जी, रॉक्सी जी, अर्चना जी, तो ऐसी झील जनरली खारे पानी की होती हैं। क्या होती हैं, खारे पानी की झील होती हैं, ठीक है। अच्छा सर पानी कहां से आया, बाबू उल्का पिंडों से ही माना जाता है पानी का सोर्स, ठीक है, उल्का पिंडों से ही पानी का सोर्स माना जाता है। तो ये खारे पानी की झील होती हैं। अच्छा आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर वो तो बात ठीक है, आपने कहा कि धरती के ऊपर आके गिरा, सर हो तो ये भी सकता है ना कि ये समुद्र में आके गिरे। क्यों बाबू, ये हो सकता कि नहीं हो सकता। तो समुद्र में गिरेगा तो बहुत ऊंची लहरें जो है ये पैदा कर देता है,
और जब ये बहुत ऊंची लहरें पैदा करेगा तो उससे सुनामी आने की संभावना हो जाती है। ठीक है, चलिए अब क्या उल्का पिंडों से कोई खतरा होता है? क्या उल्का पिंडों से क्या खतरा होता है? उल्का पिंडों से क्या खतरा है? बल्कि ऐसे लिखिए, उल्का पिंडों के प्रभाव, है ना, द इफेक्ट्स ऑफ मेट्रॉइड्स, इफेक्ट्स ऑफ मेट्रॉइड्स। मैं जो समझाने जा रहा हूं बच्चे याद रखिए, जब आपका मेंस लेवल का सवाल बनेगा तो यहां से बड़ा अच्छा सवाल बनेगा, बहुत ध्यान से पढ़ना इस चीज को। कई बार बेटा जब उल्का पिंड आते हैं पृथ्वी पर तो वो खनिजों के भंडार होते हैं। पहले सकारात्मक लिखिए, है ना, क्या लिखिए? सकारात्मक प्रभाव क्या है? सकारात्मक जो पॉजिटिव बातें हैं पहले उनको शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। पॉजिटिव बातें, माना यह जाता है कि खनिज तत्वों की भरमार होती है, खनिज तत्वों की भरमार, खनिजों की भरमार होती है इनमें, खनिजों की भरमार, है ना, मिनरल रिच होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर द मिनरल रिच। अच्छा, दूसरा, ब्रह्मांड की गुत्थियां सुलझाने में मदद मिलती है। जब आएगा फटेगा तो देखते हैं कि अंदर से अरे क्या है ऊपर, तो कहीं ना कहीं इससे ब्रह्मांड की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलती है, ब्रह्मांड विज्ञान में मदद मिल जाती है। ब्रह्मांड विज्ञान में क्या मिल जाती है? मदद। ये ब्रह्मांड को समझने में मदद करते हैं। हेल्प्स इन कॉस्मोलॉजी, ये कॉस्मोलॉजी में बड़े मददगार होते हैं, बहुत कुछ बातें इनसे पता चल जाती हैं। एक ओपिनियन ये भी कहता है, खटीक बाबू अभी आप पूछ भी रहे थे, जरा सुन लीजिएगा, एक कहानी ये भी कहती है कि पृथ्वी पर पानी इन्हीं से आया है। ठीक है, एक सिद्धांत के अनुसार पानी का स्रोत है, एक सिद्धांत के अनुसार ये पानी का भी स्रोत है, के अनुसार पानी का स्रोत है। एक कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। ये क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर। दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, ये पानी का भी बहुत बड़ा सोर्स बताए जाते हैं। ठीक है, आरुषि पूछ रही है कैसे सर? बेटा वो कभी बताऊंगा जब मैं अर्थ की एज के बारे में बात करूं, तब मैं वहां पूछूंगा। ठीक है, सुनसान जगह पर क्यों गिरते हैं? सुनसान जगह पर नहीं गिरते, असल में ये वहां आकर गिरेंगे जहां एटमॉस्फेयर डेंस नहीं होगा। कॉस्मोलॉजी में कैसे हेल्प करते हैं? बेटा देखो, जब उल्का पिंड आता है तो हम उसको स्टडी करते हैं, लगभग लगभग सारे पिंड अंदर से एक ही जैसे हैं, पृथ्वी भी वैसी ही है, तो पता चल जाता है कि भाई कैसे ब्रह्मांड बना होगा, अंदर ये कैसे, तो मान लो इसमें ये खनिज है तो हो सकता है पृथ्वी के अंदर भी ऐसे ही खनिज हो। कहीं ना कहीं मदद मिलती है ब्रह्मांड को समझने में। ठीक है, कि ऊपर आखिर हो क्या रहा है। अब हम कुछ नकारात्मक बातों की बात कर लेते हैं, नेगेटिव जो है इसके, नकारात्मक। इसके नेगेटिव क्या चीजें हैं? जान माल की हानि हो सकती है, किसी बस्ती वाले इलाके पे गिर गए तो जान माल की हानि हो जाएगी, जान माल की हानि हो सकती है, जान माल की हानि हो सकती है। अच्छा, मान लीजिए एकदम से धुम 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 करके टकराते रहें, एक सेकंड के जरा देखिएगा, मैं समझा दूं। अब ये मान लीजिए कि ये अर्थ है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं ये अर्थ रही, इस तरीके से साहब, क्या रही? अर्थ रही। अब इस पर उल्का पिंड टकराते रहे, एक यहां टकराया, एक यहां टकराया, एक यहां टकराया, अचानक से धुम धुम करके बहुत सारे उल्का पिंड टकरा गए। जब उल्का पिंड टकराएंगे तो इनसे धूल उड़ेगी। क्या उड़ेगी साहब? इनसे धूल उड़ेगी ऊपर की तरफ। क्या उड़ेगी? धूल उड़ जाएगी ऊपर की तरफ। क्या उड़ेगी? ये उड़ेगी, जब टकराएगा तो धूल उड़ेगी, है ना, यहां से जब टकराएगा तो धूल उड़ेगी,
धूल उड़ेगी, डस्ट। ये तो होगा कि नहीं होगा? जब डस्ट उड़ेगी तो ऊपर है सन, ये सूर्य हो गया, तो सूर्य की जो सन रेज हैं वो नीचे की तरफ आना चाहती हैं, इस तरफ को आना चाहती हैं, इस तरफ को, ऐसे। तो क्या पृथ्वी तक सनरेज पहुंच पाएंगी? बताइए, क्या पृथ्वी तक सनरेज पहुंच पाएंगी? सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें किरणें जो सनरेज हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएंगी, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएंगी। बात क्लियर है भाई? सनरेज जो, तो ऑब्वियस बात है, तो यहां पर जब पृथ्वी तक नहीं पहुंचेंगी तो बायोटिक प्रोसेस रुक जाएंगे। बायोटिक प्रोसेस, जो जैविक क्रियाएं हैं जो सूर्य की रोशनी से ही चलती हैं, जैविक क्रियाएं रुक जाएंगी, है ना। और नीचे माहौल ठंड का हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, आइस एज भी आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है? आइस एज भी आ सकता है। और याद रखना कि इस केस में दूसरा पॉइंट यह बनता है कि आइस एज भी आ सकता है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा आइस एज पृथ्वी पे आ चुका है एक बार। जब आप डायनासोर्स की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो डायनासोर की हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते एक चीज जो समझ में आती है कि साहब उल्का पिंड बरसे थे, उससे धूल दुम्बार उड़ा, उड़ने के बाद गैस पूरा धूल जम गई, सूर्य किरणें नीचे तक नहीं आई और वनस्पति खत्म होती चली गई, है ना। समझे? तो उससे हिमयुग आया। क्या आया? हिमयुग। और यहां पर जीवन समाप्त हो गया। तो उल्का पिंडों का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह है कि बायोटिक प्रोसेस को रोक देते हैं ये। ठीक है, तो ये समझ में आ गई है यहां बात। इसको देख लेते, पॉइंट से लिख देते हैं। बायोटिक प्रोसेस रुक सकते हैं। बायोटिक प्रोसेस, जो जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं रुक सकती हैं। क्या हो सकती हैं? जैविक क्रियाएं रुक सकती हैं। ठीक है, आइस एज मतलब हिमयुग, जब पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे, हिमयुग। आइस एज आ सकता है। ठीक है, नहीं तो अब उसी आइस एज से तो खत्म हो गया था सारा भाई। डायनासोर जो थे वो गिरे तो पूरा धूल धुम्माड़ उड़ गया और फिर कुछ बचा नहीं। ठीक है, बायोटिक प्रोसेस को रोक सकता है। फिर भी अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे उल्का पिंडों की पृथ्वी से टकराने की संभावना रहती है। ठीक है, अब पृथ्वी पर उल्का पिंडों से टकराने के लिए कुछ, ठीक है सर जी कश्मीर में बर्फबारी क्यों होती है? बेटा वो बाबू, मैं रिवर्सेबल मानसून मैंने पढ़ाया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में, नहीं हो तो मैं दोबारा बता दूंगा उसे जब उसी क्लास में। तो अब यह है कि उल्का पिंडों के टकराने की क्या संभावना होती है और कैसे इनसे बचा जा सकता है, यह बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं इस पे बात करनी चाहूंगा। अक्सर आप ये खबर सुनते रहते होंगे कि साहब उल्का पिंडों के टकराने की संभावना है। उल्का पिंडों के टकराने की संभावना में क्या संभावना होती है और कैसे पता चलता है कि कौन सा उल्का पिंड टकराएगा, कौन सा उल्का पिंड टकराएगा, है ना, ये कैसे पता चलता है। दूसरा, उनको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। जैसे एक नया कॉन्सेप्ट है जो पढ़ना है वो है ग्रेविटी ट्रैक्टर, है ना, वो बता रहे हैं। ठीक है, ग्रेविटी ट्रैक्टर, उल्का पिंड टकराने से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि टकराना बड़ी दिक्कत कर देंगे अगर उल्का पिंड टकराएंगे। तो उल्का पिंडों के टकराना और उनसे बचने के जो उपाय लोग कर रहे हैं वो हम सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक टॉपिक है। हेडिंग डाल लीजिए, उल्का पिंडों का पृथ्वी से टकराने की संभावना क्या होती है और क्या होता है टेरिनो टेबल, क्या होती है ग्रेविटी ट्रैक्टर और कैसे उल्का पिंडों को डाइवर्ट किया जा सकता है और पृथ्वी को बचाया जा सकता है। ये मैं आपको कल की क्लास में बताने वाला हूं। हाँ, पीडीएफ अभी सेंड कर देंगे। ठीक है भाई बच्चों, यहां तक नोट कर लीजिए। मेरी और आपकी मुलाकात फिर थोड़ा कल होगी। आई होप कोई डाउट नहीं है। सर जी आपको ठंडा लग रहा है? ठंड नहीं लग रहा ना, सर्दी जुकाम बुखार हो रहे हैं। पटना से आए हैं, वो पता नहीं क्या हो गया, एकदम जुकाम बुखार खांसी ये सब चल रहा है। ठीक है भाई, कल बात करेंगे इस पर। धन्यवाद।